लास्ट में अपन बात कर रहे थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो द्विघात व्यंजक का चिन्ह अपन कैसे देखते हैं। देख द्विघात व्यंजक का मतलब ही हो गया। देख वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखो द्विघात व्यंजक का मतलब ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख अगर इसके बराबर जीरो लिख देंगे तब तो इसको अपन कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब इसको अपन कहते हैं द्विघात असमीका कहते हैं। अगर केवल ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तब इसको अपन कहेंगे द्विघात व्यंजक। देख ठीक है ये बात। अब दो बातें यहाँ पे अपने सीखी थी। देख लो, एक तो इसका अधिकतम या न्यूनतम मान अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने का तरीका तो अपन ये देखा था, इसके बराबर सबसे पहले अपन y मानते हैं। देखो फिर इसको अक्ष में द्विघात समीकरण बना लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई बराबर जीरो आ गया। देख ये आ गया। फिर अक्ष का मान वास्तविक होने का प्रतिबंध इस पे अपन लगा देते हैं, और अक्ष का मान वास्तविक होगा अपने पढ़ा था। देखो द्विघात समीकरण में जब नेचर ऑफ रूट पढ़ा था तो वहां पे अपन ये बात की थी। देखो इसके जो रूट है वो वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो फिर वो कंडीशन अपन इसके ऊपर लगाएंगे, उससे अपने पास वाई पर एक कंडीशन आ जाएगी। देखो और वाई पर जो प्रतिबंध आएगा ना, उससे अपन इसका अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। देखो यानी इस कंडीशन से अपने को ये पता लग जाएगा कि वाई का अधिकतम या न्यूनतम मान क्या होगा, और वाई किसके बराबर मान रखा है, इसके बराबर मान रखा है। देखो तो इससे अपने को इसके अधिकतम और न्यूनतम मान का पता लगेगा। देखो है ना। तो एक तो अपने ये बात की थी, कोई भी द्विघात व्यंजक है उसका अधिकतम या न्यूनतम मान कैसे देख सकते हैं। एक अपने इसकी चिन्ह की बात की थी। देखो जो नए स्टूडेंट हैं थोड़ा सा भी नया टॉपिक चालू करेंगे वहां से समझना। देखो एक बार लास्ट है बस ही। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की अगर अपन बात करें तो इसका चिन्ह अगर अपने को देखना है भाई ये कहां पे धनात्मक होगा कहां पे ऋणात्मक होगा, तो उसका तरीका अपन ये देखा था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालते हैं। देख अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आता है, तब तो इस व्यंजक का चिन्ह होगा ए के चिन्ह के समान। कल अपने इसका प्रूफ भी देखा था, ग्राफ बना के अपने बात ही बताई थी। देखो व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ए के चिन्ह के समान होगा। देखो ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब तो इस व्यंजक का चिन्ह होगा ए के चिन्ह के समान। अगर ए का मान धनात्मक है तो व्यंजक का मान भी धनात्मक रहेगा, ए का मान अगर ऋणात्मक है तो व्यंजक का मान भी क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। देखो कल अपने ये बात की थी। अगर बी स्क्वायर, ग्राफ से भी अपने बताई थी ये बात, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तब अपने कहा था कि इसके रूट अपन ज्ञात करेंगे। देखो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो अलग अलग मूल आएंगे। देखो दो वास्तविक मूल आएंगे, वो वास्तविक मूल मान लिया अपने अल्फा और बीटा मान लिया। देखो फिर कल अपने बात किया था कि यदि एक्स का मान अगर अल्फा और बीटा के बीच में लेंगे, कल अपने देखा था वो ग्राफ इस तरीके से बना था। देखो जो इसका अगर अपनी इस कंडीशन को देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो ये बनेगा। अब यहां पे मैंने इसको अल्फा कह दिया, इसको मैंने बीटा कह दिया। देखो ये कह दिया। अगर ए का मान अपन ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तब फलन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। इस केस में देखो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब इसके दो अलग अलग रूट आएंगे। देखो और रूट का मतलब क्या है भाई, ऐसे मान जहां पर ये फलन एक्स एक्सिस को टच करेगा। देखो एक्स एक्सिस को जहां पर टच करेगा वहीं तो इसका मान जीरो होगा। देखो तो रूट वही बिंदु हो गए जहां पे ये एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है। देखो है ना। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो इसके अलग अलग मूल आएंगे, वो मूल मान लिए अपने अल्फा और बीटा मान लिए, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो अब यहां पे अपन देख सकते हैं, देखो एक्स का मान अगर अपन अल्फा और बीटा के बीच में लेंगे तब ये देखो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, और एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। जबकि ए का मान अपन ने क्या ले रखा है, ग्रेटर देन जीरो ले रखा है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है और एक्स का मान अगर अल्फा और बीटा के बीच में है, तो व्यंजक का जो चिन्ह आ रहा है वो ए के चिन्ह के विपरीत आ रहा है। देखो ए का मान ग्रेटर देन जीरो है, जबकि एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। ये अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ तो व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, ए के चिन्ह के विपरीत होगा। व्यंजक का चिन्ह क्या होगा, ए के चिन्ह के विपरीत। कल जो अपन प्रूव कर चुके हैं उसी को मैं बता रहा हूं एक बार। व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो ए के चिन्ह के विपरीत होगा। ए के चिन्ह के विपरीत होगा। जो नए स्टूडेंट है वो अभी अपन नया टॉपिक चालू करेंगे वहां से देखना। देखो ए के चिन्ह के विपरीत होगा। अगर एक्स बराबर अपन अल्फा और बीटा लेते हैं तो एक्स बराबर अल्फा पे देखो फंक्शन का मान कितना होगा, जीरो, बीटा भी फंक्शन का मान जीरो, तो व्यंजक कितना हो जाएगा, जीरो, व्यंजक जीरो रहेगा। देखो और x का मान अगर अल्फा और बीटा वाले अंतराल से अगर बाहर की तरफ लेते हैं, भाई इन मानों की बात करें और इन मानों की बात करें, देखो तो इसके लिए अपन देख रहे हैं, देखो फलन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो एफ एक्स है उसका मान क्या है, पॉजिटिव है, और इधर भी अगर अपन देखें तो एफ एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव है। देखो इसी को अपन एफ एक्स कह रहे हैं, इसी को अपन एफ एक्स कह रहे हैं। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो
जैसा ए का चिन्ह है ना वैसा ही एफ एक्स का चिन्ह आ रहा है, जैसा ए का चिन्ह है वैसा ही एफ एक्स का चिन्ह आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि एक्स का मान अल्फा और बीटा के इंटरवल से बाहर की तरफ होगा तब एफ एक्स का चिन्ह और ए का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो ए के चिन्ह के समान होगा। देख, व्यंजक का चिन्ह क्या होगा, ए के चिन्ह के समान होगा। कल ये अपन प्रूव कर चुके हैं इस बात को। देखो शॉर्ट में इस तरीके से याद करना। देख, अगर कोई भी अपने को ये द्विघात व्यंजक दे रखा है उसका चिन्ह वगैरह अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन इक्वल टू 0 आता है तब तो व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, ए के चिन्ह के समान होगा। याद करेंगे इस बात को। देखो एक बार याद करो। देखिए क्या करोगे, देखो अगर व्यंजक का चिन्ह अपने को देखना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो व्यंजक का जो चिन्ह होगा वो ए के चिन्ह के समान होगा। कल अपन देख चुके हैं ये बात। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब अपने को क्या करने पड़ेंगे, इसके रूट निकालने पड़ेंगे। देखो मूल निकालने पड़ेंगे। दोनों मूलों के बीच में जो मान है ना उनके लिए तो व्यंजक का चिन्ह होगा ए के चिन्ह के विपरीत। यहां अपन देख रहे हैं व्यंजक का चिन्ह ए के चिन्ह के विपरीत आ रहा है। ए ग्रेटर देन 0 है जबकि फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है। देखो यहाँ, और जब अपन x बराबर अल्फा और बीटा लेंगे तब व्यंजक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और x का मान अगर इस इंटरवल से अपन बाहर की तरफ लेंगे तब अपन देख रहे हैं देखो a का चिन्ह और एफ एक्स का चिन्ह समान आ रहा है। ये देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे याद करनी है ना। एक क्वेश्चन अपन इससे संबंधित करके देखते हैं। देखो जो नए स्टूडेंट है थोड़ा सा एक बार, है ना, क्योंकि लास्ट में चल रहा है अपन फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 एक्स प्लस 2 के धनात्मक होने के लिए a का मान यहां पूछा गया है। धनात्मक होने के लिए a का मान यहां पे पूछा गया है। आप कॉपी में लिखो तो लिख लेना, थोड़ा बहुत नए स्टूडेंट है वो, अभी नया टॉपिक चालू करेंगे फिर अपन। कि धनात्मक होने के लिए अपने को a का मान पूछा गया है। सुनेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अपन ये कह रहे हैं, देखो ये है धनात्मक होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, देखो ये धनात्मक कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आ जाए लेस देन 0। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो अपन ये बात जानते हैं कि व्यंजक का जो चिन्ह होता है वो ए के चिन्ह के समान होता है। अपन ये बात जानते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो व्यंजक का जो चिन्ह होता है ना वो ए के चिन्ह के समान होता है। और व्यंजक का चिन्ह अपन क्या करना चाह रहे हैं, धनात्मक, ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। देखो तो अगर अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 ले लें और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अपन ग्रेटर देन 0 ले लें तब ये व्यंजक भी क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखो यही तो कंडीशन अपन ने पढ़ी। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 तो मैं जनरली वैसे बता रहा हूं, जबकि कल अपन ने जो कंडीशन देखी थी, प्रूफ किया था, वहां पे केवल ये कंडीशन आई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो व्यंजक का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होता है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर ग्रेटर देन 0 है तो व्यंजक भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेस देन 0 है तो व्यंजक भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो तो यहां अपन ये कह रहे हैं, देखो ये जो व्यंजक है वो धनात्मक कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन लेस देन 0 ले लें और ए स्क्वायर माइनस 1 को अगर अपन ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तब ये व्यंजक भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात ठीक है क्या, बताओ। देखिए अपन ये बात जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो व्यंजक का चिन्ह और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उन दोनों का चिन्ह समान होता है, ये अपन जानते थे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर लेस देन 0 ले लेंगे तो इसको धनात्मक बनाने के लिए अपने को ए स्क्वायर माइनस 1 को भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। फिर इन दोनों कंडीशन को सोल्व करेंगे जिससे अपने पास ए पे कंडीशन आ जाएगी। देखो ऐसे समीकरण को जैसे सोल्व करते हैं वैसे अपन सोल्व कर लेंगे इस बात को, है ना। तो ये लिखेंगे, देखो व्यंजक ग्रेटर देन 0 होगा, व्यंजक ग्रेटर देन 0 होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तथा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 हो। कल अपन ये लिख चुके हैं ये सारी बातें।
व्यंजक धनात्मक होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, देखो बिल्कुल आसानी से अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देखो ये लिखा है मैंने। देखो बी का मतलब क्या हो गया, अक्स का जो गुणांक है उसको अपन बी कहते हैं। देखो अक्स का जो गुणांक है उसको अपन बी कहते हैं, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा। देखो मैं द्विघात समीकरण से तुलना कर रहा हूं। देखो द्विघात समीकरण ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हो गया। तो यहां अपन देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो बी का मतलब तो ये हो जाएगा 4a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 और c की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, साथ में लेस देन 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस पूरी स्टेप को सोल्व करना है अपने को, जैसे कल अपने द्विघात असमीका को सोल्व करना सीखा था उस तरीके से इसको सोल्व करना। देख 4 का तो अपन इसमें भाग दे सकते हैं, ना 4 का भाग, ये फिर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख 4 का इसमें भाग दे दिया अपन ने, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख कितना आएगा, देख 4 का मैंने इसमें भाग दे दिया। देख अब यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है माइनस a स्क्वायर और माइनस के 2a प्लस 3 लेस देन 0 आ रहा है। देखो ये स्टेप आ गई। अब कल अपन ने द्विघात असमीका को सोल्व करना सीखा था, एक बार दोबारा सुन लेंगे क्योंकि अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी द्विघात असमीका की। द्विघात असमीका को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाते हैं, फिर इसके गुणखंड करते हैं। गुणखंड करने पे जो एक्स के मान आते हैं उनको अपन रेखा पर अंकित करते हैं, फिर दाएं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं, फिर उस द्विघात असमीका को सोल्व करते हैं। देखो तो जो नए स्टूडेंट है वो समझना, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो द्विघात जैसे ये लिखा हुआ है इसको सोल्व करना है अपने को। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाएंगे, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो इसको, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये बन गया, माइनस से गुणा कर दिया मैंने इसको। अब इसके फैक्टर करेंगे। देखो इसके फैक्टर करेंगे, क्या क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर, 3a और माइनस a हो जाएगा ना, कितना आएगा a बराबर माइनस 3 और 1 आ गया। देखो ये आ गया। एक बार सुन लेंगे भाई जो नए स्टूडेंट है, ये जरूरत पड़ेगी द्विघात असमीका की अपने को। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाएंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे। देखो ये जो मान आते हैं ना इनको रेखा पर अंकित करते हैं। देखो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। देखो यहां अपन ने -3 लिख दिया, यहां पे अपन ने 1 लिख दिया। देखो ये लिख दिया। फिर दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं, यहां मैंने प्लस लिख दिया, यहां पे मैंने माइनस लिख दिया, यहां पे प्लस लिख दिया। देखो प्लस माइनस प्लस लिख दिया। देखो हमेशा दाईं तरफ से प्लस माइनस प्लस चिन्ह अंकित करेंगे। देखो वैसे नियम ये होता है कि जैसा ए स्क्वायर का गुणांक होता है ना वैसे चिन्ह से अपने को स्टार्ट करना होता है, लेकिन हमेशा अपन ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक ही बना लेंगे, फिर प्लस से स्टार्ट कर देंगे। देखो ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बना लेंगे, फिर प्लस से स्टार्ट कर देंगे। देखो तो प्लस माइनस प्लस आ गया। अब अगर असमीका ग्रेटर देन 0 है तब तो वो भाग लेंगे जहां पे प्लस चिन्ह आ रहा है, और अगर लेस देन 0 है तो वो भाग लेंगे जहां पे माइनस आ रहा है। तो यहां पे ग्रेटर देन है तो वो भाग लेंगे जहां पे प्लस चिन्ह आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है और यहां पे प्लस आ रहा है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका हल क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक आएगा, -3 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं है, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपन -3 को शामिल नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। देखो साथ में आ जाएगा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का भाग आ जाएगा, 1 से इनफाइनाइट तक का भाग। ये इसका हल आ गया। देखो पहली जो अपनी कंडीशन थी उस कंडीशन से अपने पास ये बात आई है। देखो ये बात आई। अब जो सेकंड कंडीशन है वो और अप्लाई करेंगे अपन। थोड़ा सा लास्ट में अपन चल रहे हैं भाई, जो नए स्टूडेंट है ना आगे वाले टॉपिक से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ग्रेटर देन 0, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो अब ये भी वही द्विघात असमीका है। देखो कैसे सोल्व करते हैं द्विघात असमीका को, सबसे पहले अपन ए स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाएंगे, पहले से धनात्मक है, फिर इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आ गए प्लस माइनस 1, ये आ गए। इन मानों को अपन रेखा पे अंकित करेंगे। कल अपन सीख चुके हैं वैसे तो, अगर ग्रेटर देन होता है ना तो बाहर वाला भाग लेते हैं अपन। बाकी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, यहां माइनस इनफाइनाइट आ गया, यहां पे प्लस इनफाइनाइट आ गया। देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये अपन देख सकते हैं। देखो
ये आ जाएगा देखो। अब यहां से वही तरीका होता है, यहां प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। देखो ग्रेटर देन है तो वो भाग लेंगे जहां पे प्लस सिन आ रहा है, प्लस सिन यहां पे है, यहां पे है। देखो तो इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1, ओपन इंटरवल यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये आएगा। देखो ये सेकंड हल आ गया। देखो ये आ गया। अब ऐसे मान लेने जो दोनों को संतुष्ट करें। देखो भाई हल में दोनों कंडीशन ही तो अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने को, यानी इसका जो हल निकालना है उसके लिए अपने को दोनों कंडीशन काम में ले रहे हैं अपन। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं। देखो तो इन दोनों में जो कॉमन मान है ना वो लिख दो, इन दोनों में जो उबेनिस्ट मान है वो अपन लिखेंगे। देखो तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन में ले रहा हूं। देखो उबेनिस्ट मान में ले रहा हूं। देखो कैसे लेंगे उबेनिस्ट, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इस तरीके से करेंगे। देखो ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो केवल प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है मान लो पूछ लें, बाकी है ना। तो यहां सुनेंगे। देखो फर्स्ट के अंदर अपने को क्या दे रखा है, -3 है, -1 है, तो यहां तो मैंने लिख दिया -3, यहां मैंने लिख दिया -1, यहां पे 1, ये इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये सॉरी माइनस इनफाइनाइट हो गया। अब पहला जो भाग है उसमें क्या दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट से तो दे रखा है -3, माइनस इनफाइनाइट से -3, ओपन इंटरवल है यानी -3 को अपने को शामिल नहीं करना है, इसलिए मैंने ऊपर सर्किल बना दिया। देखो कि -3 को शामिल नहीं करेंगे अपन, और 1 से इनफाइनाइट तक लेना है अपने को, 1 से इनफाइनाइट तक लेना है। सेकंड है वो क्या कहता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक लेना है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक लेना है, और 1 से इनफाइनाइट तक लेना है, 1 से इनफाइनाइट तक लेना है। अब ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ऐसे मान कौन से जो दोनों में कॉमन है, यहां अपन देख रहे हैं। देखो माइनस इनफाइनाइट से -3 वाला भाग है, एक तो ये कॉमन है। देखो और एक अपन देख रहे हैं ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन। तो इसका अभीष्ट जो हल आएगा लास्ट में, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वो ये हो जाएगा। देखो अभीष्ट हल क्या हो जाएगा इसका, माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन इंटरवल यूनियन हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, ये इसका उत्तर होगा, ये इसका उत्तर आएगा। एक दो क्वेश्चन अपन करके देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लो, इसको लिख लो। देखो अपन द्विघात व्यंजक पढ़ रहे हैं, लास्ट में अपन चल रहे हैं बस। अब जो पढ़ेंगे टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी अपन ये कह सकते हैं आईआईटी के लेवल का टॉपिक है अभी जो अपन पढ़ रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा एक बार समझ लेना। जितना भी SR वगैरह में दे रखे हैं सारे टॉपिक अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा जल्दी लिख लो इसको भी। लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। देखो जिससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखो वास्तविक संख्या के सापेक्ष, वास्तविक संख्या के सापेक्ष, साथ साथ लिख लेंगे भाई, साथ साथ लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। वास्तविक संख्या के सापेक्ष वास्तविक संख्या के सापेक्ष द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति, द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन अपन देख रहे हैं एक बार। वास्तविक संख्या के सापेक्ष द्विघात समीकरण की मूलों की स्थिति दे। द्विघात समीकरण है, देखो उसके अपन जानते हैं, देखो सुनना इधर, द्विघात समीकरण है उसके दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं। देखो वास्तविक संख्या अपने मान ली के मान ली, देखो कोई भी वास्तविक संख्या मान ली अपने के मान ली। अब 3 केस संभव है। देखो या तो ये दोनों जो रूट है वो के से बड़े हो सकते हैं, देखो दोनों ही रूट है वो के से बड़े हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट है वो क्या हो सकते हैं, के से छोटे हो सकते हैं। देखो या ऐसा हो सकता है कि के क्या हो सकता है, दोनों रूटों के बीच में हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, मान लो कोई भी द्विघात समीकरण दे देंगे, फिर ये कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अगर 4 से छोटे हों तो ए का मान निकाल के बताओ। फिर कोई भी अपने को जैसे क्वेश्चन दे दिया, फिर ये कहेंगे कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल 4 से छोटे हैं, जैसे के की जगह अपने 4 ले लिया,
4 से छोटे हैं तो क्या कंडीशन आएगी, या दोनों मूल अगर 4 से बड़े हैं तो क्या कंडीशन आएगी, या दोनों मूल यानी जो 4 है वो दोनों मूलों के बीच में स्थित है तो क्या कंडीशन आएगी। देखो तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो नहीं बात। यानी द्विघात समीकरण के 2 रूट होंगे अल्फा और बीटा, अगर दोनों ही रूट के से बड़े हों तो क्या कंडीशन होती है, दोनों रूट अगर के से छोटे हों तो क्या कंडीशन होगी। देखो ऐसे ही अगर के दोनों रूटों के बीच में होगा तो क्या कंडीशन होगी। वो तीनों कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन करेंगे उसका। तो पहला अपन लिख रहे हैं देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जब दोनों मूल के से बड़े हो, के कोई भी रियल नंबर लिया है अपन ने, वास्तविक संख्या मानी है, अगर दोनों ही मूल के से बड़े हो तो क्या कंडीशन होगी। देखो अब एक बार थोड़ा अलग से सुन लेंगे। देखो कल अपन ने देखा था कि द्विघात व्यंजक का ग्राफ ऐसे बनता था, द्विघात समीकरण का ग्राफ ऐसा ही तो आया था, एक्स स्क्वायर बराबर 1/a आया था। अगर a का मान ग्रेटर देन 0 होता है तब तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, देखो ऊपर की तरफ मुंह वाला बनेगा। अगर a का मान लेस देन 0 होता है, परवले हो गया देखो ये परवले, और एक्सिस a का मान लेस देन 0 होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तब इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। तो वो दोनों ही केस अपन यहां पे ले रहे हैं। देखो मान लो a ग्रेटर देन 0 है, देखो a ग्रेटर देन 0 है, पहला केस अपन ले लिया a ग्रेटर देन 0 है, और 2 मूल आ रहे हैं। देखो इसके 2 मूल कब आएंगे, अगर 2 मूल आएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ इसका, ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ऐसा ग्राफ, अगर इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, अगर ऐसा ग्राफ बन जाएगा तो फिर इसका कोई मूल नहीं आएगा। देखो अगर द्विघात व्यंजक का ग्राफ अगर इस तरीके से है तो इसका कोई मूल नहीं आएगा। मूल का मतलब वो मान होता है जहां पर व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। तो व्यंजक का मान 0 कब होगा, यदि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। देखो जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करता है वही उसका मूल कहलाता है। देखो अब इस व्यंजक का ग्राफ इस तरीके से, इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक है। देखो अगर व्यंजक का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो इसका मतलब इसका केवल एक मूल होगा। देखो और एक मूल होने का मतलब दोनों मूल समान हो जाएंगे। देखो अगर व्यंजक का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तब इसके 2 अलग अलग रूट आएंगे। देखो तब इसके दोनों रूट अलग अलग आएंगे। देखो तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और 2 रूट आ रहे हैं तो इसका मतलब व्यंजक का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो इस रूट को मैंने कह दिया अल्फा कह दिया, इस रूट को मैंने कह दिया बीटा कह दिया। देखो और अपने केस क्या ले रखा है, दोनों मूल k से बड़े हैं तो k को मैंने यहां मान लिया। देखो ये मैंने k मान लिया। देखो यहां पर अब कल अपने एक बात की थी कि ये जो है जो परवलय बनता है उसका जो शीर्ष आता है उसमें x बराबर तो आता है -b/2a आता है, और y बराबर कितना आता है b² - 4ac वगैरह आता है। देखो तो इसका जो शीर्ष होगा ना वो ये होगा। देखो ये इसका शीर्ष है, अगर आपने 2D पढ़ी हो तो, बाकी अपन पढ़ेंगे भी आगे, ये इसका शीर्ष कहलाता है। देखो ये इसका शीर्ष है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पर x का मान कितना होगा, यहां x बराबर होगा -b/2a होगा। देखो x बराबर -b/2a होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब इससे देखो अपने पास क्या क्या कंडीशन आती है, सुनना देखो इधर, इससे अपने पास क्या क्या कंडीशन आएंगी। पहली बात तो अपन ये कह रहे हैं कि इसके 2 मूल हैं, और द्विघात समीकरण के 2 मूल कब आते हैं, यदि b² - 4ac क्या हो ग्रेटर देन 0। तो पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं कि b² - 4ac क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। b² - 4ac को अपन d भी कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि d का मान क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये दोनों मूल समान भी हो सकते हैं, भाई यहां पे ऐसा हो सकता है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहली जो कंडीशन होगी वो तो हो जाएगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, देखो यहां पे x का मान किसके बराबर है -b/2a के बराबर है, और k यहां पे है, तो अपन दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि k छोटा होगा किससे -b/2a से। देखो ये आगे देखो। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसको इस तरीके से अगर अपन आगे बढ़ाएं तो इसके ऊपर अगर अपन देखें तो यहां पर जो फलन का मान आएगा उसको अपन कहेंगे एफ के कहेंगे। देखो के पर जो फंक्शन का मान है उसको अपन कह रहे हैं एफ के कह रहे हैं। देखो अब ए भी ग्रेटर देन 0 है और एफ के भी ग्रेटर देन 0 है, एफ के धनात्मक ही तो हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। देखो तो अगर दोनों को अपन गुणा करते हैं तो भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी ए एफ के ग्रेटर देन 0। यानी दोनों मूल अगर के से बड़े होंगे तो ये 3 कंडीशन अपने को अप्लाई करनी पड़ेंगे। देखो अगर किसी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल है वो 5 से बड़े हैं तो ये 3 कंडीशन अपन लगाएंगे। देखो अब ये कंडीशन कैसे आई दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखो लास्ट है ना, सबसे पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं, देखो 2 मूल है, 2 मूल कब होंगे,
अगर इसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर बन जाता तब तो इसके काल्पनिक मूल आते, तब तो डी लेस देन 0 हो जाता। अब दो मूल आ रहे हैं, इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हो सकता है दोनों मूल समान भी हो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। के का मान क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a से छोटा हो गया। देखो के का मान माइनस बी अपॉन 2a से छोटा है, और ए एफ के को अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ए का मान भी पॉजिटिव है, एफ के का मान भी पॉजिटिव है, तो ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखो इसी केस में अगर मैं ए को लेस देन 0 लेता हूं तब भी यही कंडीशन आएंगे। देखो अगर मैं ए को लेस देन 0 ले लूं, देखो अगर ए को लेस देन 0 लेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो यहां तो हो गया के हो गया, देखो ये हो गया अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। देखो यहां इसका शीर्ष आएगा। देखो ये है माइनस बी अपॉन 2a। देखो ये माइनस बी अपॉन 2a। देखो इसको अपन आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। देखो अब भी वही कंडीशन आ रही है। देखो सुनना, इधर सुनना भाई एक बार, अब भी वही कंडीशन आएंगी। दो रूट हैं इसके, तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के का मान क्या है, छोटा है किससे, माइनस बी अपॉन 2a से। देखो और इस बिंदु पे जो फलन का मान आएगा उसको अपन कहेंगे एफ के, एफ के कहेंगे। देखो उसको तो एफ के कहेंगे। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एफ के का मान क्या है, नेगेटिव है, और ए का मान भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो तो ए एफ के फिर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दोनों सेम ही कंडीशन आ रही है। देखो तो अब ये कंडीशन अपने थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, अपने को ये कंडीशन याद करनी पड़ेंगे। देखो अगर द्विघात समीकरण के दोनों मूल अगर के से बड़े हैं तो ये तीन कंडीशन लगाएंगे अपन। देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, के लेस देन माइनस बी अपॉन 2a लेंगे, ए एफ के ग्रेटर देन 0 लेंगे। देखो लिख लो इसको एक बार आप लोग, देखिए साथ साथ लिख लो भी, थोड़ा लिख लो देखिए साथ साथ। ये ये माइनस बी या प्लस का, ये तो इसकी वजह से नहीं ले रहे, वो तो बी एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये तो वाई का मान नहीं, एक्स का मान है। एक्स के मान का मतलब तो ये हो गया कि ग्राफ कैसे भी बन सकता है। कल अपन ने देखा था इसका जो शीर्ष आता है वो माइनस बी अपॉन 2a आता है। अब जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं, अब इसका शीर्ष यहां पर आएगा माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a का मतलब ये ग्राफ ऐसे बनता था। अब ऐसे बनेगा तो चाहे ऐसे ऐसे बनो, चाहे इसका ग्राफ ऐसे बनो। देखो ऐसे बनो, यहां तो क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन 2a रहेगा। यहां तो एक्स का मान तो माइनस बी अपॉन 2a रहेगा। यहां पे देखो ये क्या है, यहां पे तो एक्स बराबर 0 है, यहां पे एक्स बराबर कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा। तो यहां पे एक्स का मान क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा। ये उससे नहीं आ रहा है ऊपर या नीचे से। एक बार मैं दोबारा बताऊं, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो ये तो एक्स का मान है, एक्स का मान है। जैसे एक्स का मान अगर -1 हो जाता, मान लो एक्स का मान अगर -1 है तो फिर उसका ग्राफ ऐसे बनता। देखो एक्स बराबर अगर -1 है तो परवलय का ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो ये इसका शीर्ष हो गया यहाँ पे। देखो ये इसका शीर्ष हो गया। अगर इसकी भी बात करें अपन, ऐसे ऊपर की तरफ बनाए तो भी ऐसे बनेगा। ये -1 है। देखो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन वाई की बात करें तो वाई तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एक्स का मान तो वही रहेगा, -1 ही रहेगा दोनों जगह। तो एक्स बराबर तो माइनस बी अपॉन 2 ही आएगा, एक्स के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के की वैल्यू 0 कहां पर है? के की वैल्यू 0 नहीं है ना। के तो अपन कोई भी संख्या मान सकते हैं। क्या भाई, माइनस बी अपॉन 2a क्या है, कोई नेगेटिव थोड़ी है। कैसे है नेगेटिव, बी और ए का मान, जैसे बी का मान आपने नेगेटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर वो तो उस समीकरण पे डिपेंड करेगा ना, उसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे। बी का मान अगर मान लो आपने नेगेटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर वो तो एक जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं अपन। बी ए कुछ भी हो सकते हैं इसमें, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और बताओ कौन सी बात समझ में नहीं है इसमें। ये कंडीशन आपको 3 याद करनी पड़ेगी। देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। देखो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। जब दोनों मूल के से बड़े हों तो कैसी बात आएगी। देखो यहां पर अगर दोनों मूल के से बड़े होंगे तो फलन का ग्राफ या तो ऐसा बन सकता है या फलन का ग्राफ ऐसा बन सकता है। ये डिपेंड करेगा ए पर डिपेंड करेगा। अगर ए का मान ग्रेटर देन 0 है तो फलन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ए लेस देन 0 है तो फलन का ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ये इसका शीर्ष है। इससे ये मत समझो कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये कहीं भी आ सकता है। बी का मान नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है।
तो माइनस बी अपॉन टू ए हो गया, ये माइनस बी अपॉन टू ए हो गया, ये हो गया। अब अपन ये करेंगे दोनों मूल के से बड़े हैं, तो मैंने के को तो यहां मान लिया और अल्फा और बीटा को मैंने यहां मान लिया। देखो दोनों मूल के से बड़े, ये बात ठीक है। अब अपन ये कंडीशन लिखिए फिर, अगर दो मूल है तो दो मूल कब होते हैं, जब डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो एक तो कंडीशन ये आ गई। यहां से अगर अपन देखें तो के है वो छोटा है किससे, माइनस बी अपॉन टू ए से, के छोटा हो गया माइनस बी अपॉन टू ए से। और ये कंडीशन समान बनाने के लिए अपन ने इस तरीके से लिख दी। अगर मैं इसको ए से गुणा नहीं करूंगा तब तो यहां देखो एफ के नेगेटिव आएगा, जबकि यहां पे एफ के पॉजिटिव आएगा। तो इसको मैंने ए से गुणा करके लिख दिया। अगर ए से गुणा कर दूंगा तो दोनों जगह सेम ही कंडीशन रहेगी। फिर देखो यहां अगर अपन एफ के का मान पॉजिटिव है क्योंकि फलन का ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ए एफ के ग्रेटर देन जीरो आएगा। और यहां पे अगर अपन देखें तो एफ के नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, दोनों को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तीन कंडीशन याद कर लो एक बार। देखिए ऐसे सेकंड अपन देख रहे हैं, देखो केस सेकंड देख रहे हैं, देखो केस सेकंड अपन देख रहे हैं। जब दोनों मूल के से छोटे हो, जब दोनों मूल के से छोटे हो, जब दोनों मूल के से छोटे हो, यदि ए का मान अपन लेते हैं मान लो ग्रेटर देन जीरो, अगर ए का मान ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ आएगा इसका मुंह, ऐसा बनेगा। देखो ग्राफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो लेंगे, दोनों मूल के से छोटे हैं तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। देखो इसको मैंने के कह दिया, या मैंने के कह दिया, ये इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है। देखो माइनस बी अपॉन टू ये इसका शीर्ष है। देखो ये देखो, अब इसको देख के बताओ कि कंडीशन क्या क्या आनी चाहिए। पहली बात तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि दो रूट आ रहे हैं। देखो इस, ये बात ठीक है। माइनस बी अपॉन टू ए क्या आएगा, लेस देन के आ जाएगा। यहां पर देख रहे हैं माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन आ रहा है के से, देखो ये आ रहा है। देखो ठीक है। तीसरी कंडीशन अपन देखें, देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। यहां पे अगर अपन देखें तो यहां एफ के का मान क्या आएगा, एफ के आएगा ग्रेटर देन जीरो, और ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां ए एफ के का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो ए की कंडीशन चेंज हुई है। देखो ये बाकी तो सेम ही कंडीशन आ रही है दोनों ही, बाकी तो सेम ही कंडीशन आ रही है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो अगर ए को अपन लेस देन जीरो ले लेते हैं, अगर ए को अपन लेस देन जीरो ले लेते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देख ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां पर के, ये माइनस बी अपॉन टू ए है यहां पर, ये माइनस बी अपॉन टू ए, इसको कह रहा हूं मैं, ये है माइनस बी अपॉन टू ए। इससे कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इसको हटा दो। देखो बताओ, ये नहीं है, यहां नहीं है कोई माइनस बी अपॉन टू ए। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु पर एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इस बिंदु पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस बी अपॉन टू ए, ये यहां पर है। इस बिंदु को अपन कह रहे हैं माइनस बी अपॉन टू ए। ऐसे यहां भी ये जो बिंदु है इसको कह रहे हैं माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स के मान की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, वही कंडीशन बन जाएंगी इसके लिए भी। डी तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी अपॉन टू ए क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा। और यहां पे अगर अपन देखें तो देखो एफ के का मान क्या आ रहा है, ये एफ के है। देखो ये एफ के लेस देन जीरो आ रहा है, ए भी लेस देन जीरो है और एफ के भी लेस देन जीरो है, तो ए एफ के क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो वही तीन कंडीशन यहां आ रही है। तो याद करना है, इस कंडीशन को याद करना है। अगर दोनों मूल के से छोटे हो तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये तीनों कंडीशन लगाएंगे, इसको सोल्व करके फिर अपन जो भी मान निकालना वो निकालेंगे। देखो ऐसे ही अगर दोनों मूलों के बीच में अगर के हो तो कैसे करेंगे, देख लिख लो इसको। थर्ड अपन ये देख रहे हैं, देखो जब दोनों मूलों के मध्य के हो, देखो जब के दोनों मूलों के मध्य स्थित, दोनों मूलों के मध्य स्थित, जब के दोनों मूलों के मध्य स्थित हो,
तो वही दो केस अपन लेंगे जब ए का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ए का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ मुंह वाला बनेगा। देख ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। यहां इसको मैंने कह दिया देखो अल्फा कह दिया, इसको मैंने बीटा कह दिया। देखो ये अल्फा बीटा हो गई। अब के क्या दे रखा है, दोनों मूलों के बीच में दे रखा है, कहीं भी हो सकता है कि, तो के यहां दे रखा है अपने, के यहां दे रखा है। देखो ये दे रखा है। अब क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं बताओ, देखिए आप लोग है क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे या डी ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। इक्वल हो सकते हैं क्या, दोनों रूट यहां पे इक्वल हो सकते हैं क्या। अगर दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे तो के फिर बीच में कैसे आएगा बताओ इसके। के तो अपने को बीच में दे रखा है, के क्या दे रखा है, दोनों मूलों के मध्य दे रखा है। तो अगर अपन दोनों रूट समान ले लेंगे तो फिर के इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो तो इसके जो दोनों रूट होंगे वो यही होंगे, अल्फा और बीटा दोनों यही आएंगे इसके रूट। अब के इनके बीच में कैसे आ सकता है, फिर नहीं आ सकता। तो इसलिए डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों मूल समान नहीं हो सकते। यहां पर दोनों मूल समान नहीं होंगे, दोनों मूल समान नहीं हो सकते। दोनों मूल समान नहीं हो सकते, इसलिए ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने, इक्वल नहीं लिया है। सेकंड जो कंडीशन है -b/2a वाली, बताओ क्या लिखेंगे, वो लेस देन के लिखेंगे या ग्रेटर देन के लिखेंगे, क्या लिखेंगे है, क्या लिखना चाहिए, लेस देन के लिखना चाहिए या ग्रेटर देन के लिखना चाहिए है। दोनों ही नहीं लिखे जाएंगे देखो, क्योंकि अपन कह नहीं सकते भाई के अपने को ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा के बीच में है, के यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, तो अपन कह नहीं सकते ये बात, तो कुछ भी नहीं। वो तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन अपन लिखेंगे ही नहीं। देखो -b/2a लेस देन के भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन के भी नहीं हो सकता, कुछ कह नहीं सकते अपन, तो वो कंडीशन नहीं आएगी। फिर तीसरी कंडीशन देखो, देखी यहां पर के है, के की अगर अपन अगर अपन देखें इसको, देखें देखो के ये हो गया, के पर जो फंक्शन का मान है वो यहां पर है, देखो ये एफ के, देखो तो ए का मान तो ग्रेटर देन 0 है और एफ के का मान क्या है, लेस देन 0 है। तो ए एफ के क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ए एफ के लेस देन 0 आएगा। तो ये दो ही कंडीशन आएंगे। देखो अगर के दोनों मूलों के मध्य स्थित होगा तो दो ही कंडीशन आएंगी, डी ग्रेटर देन 0 और ए एफ के लेस देन 0। देखो ये आएगा, उन दोनों केसों में ए एफ के ग्रेटर देन 0 आ रहा था, यहां पे ए एफ के लेस देन 0 आएगा। देखो ये आएगा जी, उस सेकंड में जो कंडीशन थी वो आएगी नहीं इसके अंदर। देखो ऐसे ही अगर अपन देखें तो देखो जब a लेस देन 0 होगा, देखो a लेस देन 0 होगा, देखो जब a लेस देन 0 होगा यहां आ जाएगा, देखो अल्फा, यहां पे आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा के, अपन ने यहां मान लिया, देखो ये के है। देखो तो वही कंडीशन बनेगी यहां भी, दोनों मूल समान नहीं हो सकते तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा। -b/2a लेस देन के होगा या ग्रेटर देन के होगा वो अपन कह नहीं सकते। और अगर अपन देखें तो के पे फंक्शन का मान है वो यहां पर आएगा, देखो एफ, ये आएगा। देखो अब ए नेगेटिव है और एफ के क्या है, पॉजिटिव है। देखो एफ के पॉजिटिव है, देखो तो दोनों का गुणा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो अगर के दोनों मूलों के मध्य स्थित है तो ये दो कंडीशन लगेंगे, देखो डी ग्रेटर देन 0 और ए एफ के लेस देन 0। तो ये एक बार याद कर लो, देखो 2-3 क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। अगर के दोनों मूलों से छोटा है तब तो आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। के लेस देन आ जाएगा -b/2a से, और ए एफ के ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर के दोनों मूलों से बड़ा है तब भी अपने कंडीशन देखी थी, के जब दोनों मूलों के मध्य स्थित है तब ये दो कंडीशन आएंगे, ये दो कंडीशन आएंगे, डी लेस देन 0 और ए एफ के ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो समीकरण x² माइनस 2x प्लस a² प्लस a - 3 बराबर 0
के मूल वास्तविक, के मूल वास्तविक वह 3 से छोटे हैं, के मूल वास्तविक वह 3 से छोटे हैं, तब इनमें से कौन सी कंडीशन सही है वो अपने को पूछा गया है। ए लेस देन 2 होगा, ए का मान 2 से लेके 3 तक होगा, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। इस टाइप से अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बिल्कुल आसानी से अपन इक्वेशन करते हैं, देखो समझना इसको। सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार सारे। पहली बात तो अपने को क्या दे रखा है, देखो मूल इसके वास्तविक है, न तो अपने को ये कह रखा है कि समान है, न अपने को ये कह रखा है कि असमान है। तो वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल की कंडीशन क्या हो जाएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वास्तविक और समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अगर वास्तविक के साथ में अगर ये लिख देते कि समान है तब तो अपन लेते डी बराबर 0। अगर वास्तविक के साथ में ये लिख देते कि असमान है तब अपन लेते डी ग्रेटर देन 0। अब केवल वास्तविक का है, इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन लगाएंगे, देखो आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो अपन ये काम में लेंगे। देखो ठीक है ये बात। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर मूल 3 से छोटे हैं, मूल अगर 3 से छोटे हैं तो माइनस बी अपॉन 2a, वो भी क्या आएगा, लेस देन 3 आएगा। देखो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, ए एफ के की जगह अपन ने ले लिया 3, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो ग्रेटर देन 0 आएगा। जब 3 दोनों मूलों के मध्य होता है तब तो लेस देन 0 आता है, बाकी दोनों केसों में ग्रेटर देन आता है। चेंज तो केवल इसमें आता है, बाकी दोनों कंडीशन सेम ही रहती है। तो ये 3 कंडीशन अपने पास है। देखो इनको सोल्व करके अपन ए का मान निकाल लेंगे। देखो इनको सोल्व करके अपन ए का मान निकालेंगे। ये सही है के बाद देखो देंगे। अब यहां इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का मतलब क्या हो गया, अक्स का जो गुणांक है उसको अपन बी कह रहे हैं, तो 4a स्क्वायर आ गया। देखो अक्स का जो गुणांक है उसको अपन ये कह रहे हैं। देखो माइनस आ जाएगा कितना 4, ए की जगह आ जाएगा 1, सी की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, ये आ गए। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो यहां तक, तो बी का और इनका मान रख दिया मैंने। 4 का भाग दे दो इसको, 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मैंने इसको गुणा कर दिया, या नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो अब दोनों तरफ अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं इसको तो लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो एक कंडीशन तो ये आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक। थोड़े ये बड़े क्वेश्चन है, मान लो बाई चांस पूछ लें तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इनका। सेकेंड कंडीशन है अपने पास ये है, देखो माइनस बी अपॉन 2a लेस देन 3। ये है देखो सेकेंड कंडीशन, माइनस बी अपॉन 2a लेस देन 3। सोल्व करो इसको ऐसे में को, माइनस बी का मान कितना है यहां पर, माइनस 2a, ए का मान कितना है 1, लेस देन 3 हो जाएगा। भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। इसको अपन ने सेकंड कह दिया। देखो ये सेकंड आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो यहां तक तो। थर्ड कंडीशन क्या है, AF3 ग्रेटर देन 0 है। देख थर्ड कंडीशन ये है, देख ए का मान कितना है यहां पर 1, ए का मान तो 1 हो गया। F3 का मतलब ये हो गया x की जगह उसमें 3 रखना पड़ेगा पूरे में। ए का मान तो हो गया 1, तो इसको तो मैं ए को तो 1 कर देता हूं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको अपन ए कहते हैं, तो ए का मान तो 1 हो गया। F3 ग्रेटर देन 0, F3 का मान कैसे निकालोगे बताओ। F3 का मान यहां पर एक्स की जगह उसमें 3 रख देंगे। देखो एक्स की जगह उसमें 3 रख देंगे। देखो
x की जगह अगर अपन 3 रखेंगे तो वो बन जाएगा 9 माइनस की 6 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, ये बनेगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 है, गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, देखो देखिए x की जगह मैंने 3 रखा है, ये है देखो, तो यहां से ही बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया देखो। अब ये एक द्विघात समीकरण है जिसको सोल्व करना अपन जानते हैं, देखो ए बराबर कितना आएगा यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3 देखो। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आ जाएगा 2 तक, यूनियन कहां से कहां तक आ जाएगा इनफाइनाइट। अगर ग्रेटर देन होता है ना तब इनसे बाहर वाला भाग लेते हैं, और अगर यहां लेस देन होता है तब इन दोनों के बीच का लेते हैं, ऐसे भी काम में अपने कल पढ़ा था ऐसा। ये थर्ड कंडीशन आ गई देखो। अब इन तीनों में जो कॉमन है ना वो ले लो, इन तीनों में कॉमन क्या है वो अपना उत्तर हो जाएगा देखो। बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है, वो अपने को देखना पड़ेगा देखो। तो अभीष्ट हल मैं यहां लिख रहा हूं देखो, तीनों में जो कॉमन है वो अपन देखेंगे देखो। एक तो है अपने पास यहां पर 2, एक है 3, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये देखो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। पहली समीकरण ये कहती है कि ए का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, ए का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब यहां तक आ गया देखो। पहली समीकरण तो ये हो गई। सेकंड ये कहती है कि ए का मान लेस देन 3 है, ए का मान लेस देन 3 है, इसका मतलब 3 को छोड़ना पड़ेगा अपने, ये कह रही देखो। और थर्ड ये कह रही कि माइनस इनफाइनाइट से 2 होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन इंटरवल, और फिर 3 से कहां तक होना चाहिए इनफाइनाइट तक होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही बात। अब ऐसे मान कौन से हैं जो दोनों में तीनों में कॉमन है, ऐसा भाग कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, देखो देखिए यहां अपन देख रहे हैं देखो, ये जो भाग है वो तीनों में कॉमन है देखो, ये भाग तीनों में कॉमन है देखो। तो इसका जो हल आएगा वो क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा इसका कितना, माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 2, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं ए लेस देन 2, ये इसका उत्तर है, ऐसे लिखेंगे ए लेस देन 2। अगर ए का मान लेस देन 2 लेंगे ना तब इसके जो दोनों मूल हैं वो 3 से छोटे ही आएंगे, ये अपन कह सकते हैं। द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल आएंगे, आप लेके देख लेना चाहिए, ए का मान लेस देन 2 लेके देख लेना, ए की जगह आप 0 करके देख लेना, फिर इसके रूट निकालना, जो रूट आएंगे वो 3 से छोटे ही मिलेंगे आपको। 2 से छोटी कोई भी संख्या ले लेना, ए बराबर 1 ले लेना, फिर इसके रूट निकालना, रूट आएंगे वो 3 से छोटे ही मिलेंगे। तो ये थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, देखो एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं जल्दी से देखो। एक तो थोड़ा सा साथ साथ लिखेंगे भाई, अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ ही लिख लिया करो थोड़ा। सबसे ज्यादा जरूरी है स्पीड की, सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बताऊं आपको, ये सारा आ रहा है आपको एग्जाम में, कर ही नहीं पाए क्या फायदा हुआ बताओ। और पीछे जो एग्जाम हुई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई, तो ये तो बहुत जरूरी है बस, है ना, लिखने की प्रैक्टिस करना। तो ऐसे ही सुस्त होके, और जैसे मान लो आराम से देख रहे हैं, फिर थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मैथ्स के स्टूडेंट तो बिल्कुल एक्टिव हुए होने चाहिए ऐसे, है ना, ऐसे नहीं धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं, ये तो जरूरी है। और जितना रफ कॉपी के अंदर लिखोगे आप उतना फायदा है। ये मान लो कि 7 दिन में एक रफ कॉपी भरनी चाहिए आपको पूरी, कम से कम 100-150 पेज की एक रफ कॉपी पूरी करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन करवाना है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से प्रॉब्लम क्या है कि ये सोचेंगे हाँ ये 3 कंडीशन लगानी, लगा देंगे एग्जाम में, लगा देंगे सीधी, अब क्या करना है ना, कि सीधी एग्जाम में लगा लेंगे, डी ग्रेटर देन 0 करना है, लेस देन करना है, हो जाएगा बस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं बताऊं, नहीं कर पाते एग्जाम में फिर, है ना, ये 3 कंडीशन ही तो लगानी है, लगा के ऐसे करना है बस, ओबेनिस्ट ले लेंगे लास्ट में, उत्तर आ जाएगा, आएगा ही नहीं एग्जाम में, आता ही नहीं उत्तर। तो ये रफ कॉपी में बार बार नहीं करके देखेंगे ना, नहीं हो पाएगा, ये मैं बता देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपन करेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। के का मान के का मान जिनके लिए के का मान जिनके लिए समीकरण के का मान जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 8 की एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की एक्स, के दोनों मूल, के दोनों मूल वास्तविक, वास्तविक विभिन्न, वह 4 से बड़े होंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहली बात तो ये करेगा कि वास्तविक और विभिन्न, दोनों जो रूट है वो वास्तविक और विभिन्न होने चाहिए। वास्तविक और विभिन्न कब आएंगे? यदि डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर डी बराबर जीरो होगा तो वास्तविक और समान हो जाएंगे। फिर तो वास्तविक व विभिन्न की बात अपन यहां कर रहे हैं देख, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा देख, सही है बात। फिर 4 से बड़े होने चाहिए। 4 से बड़े होने का मतलब माइनस बी अपॉन टू ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। शाबाश, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन 4 हो जाएगा देखो। फिर तीसरी कंडीशन क्या आएगी? ए एफ की, इसका मान क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा भाई, ग्रेटर देन जीरो। लेस देन तो केवल उसमें आता है जब दोनों रूटों के बीच में आता है, बाकी तो ग्रेटर ही रहता है ये मान, बाकी तो ये मान ग्रेटर रहता है। अब इन तीनों को सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा देख। अब इन तीनों कंडीशन को सोल्व कर लेंगे देख। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब कितना हो गया? देखो अक्स का जो गुणांक है उसको अपन बी कह रहे हैं। 64 की स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 हो जाएगा। सी का मान अपन यहां से लिख देंगे, ये आ जाएगा 64 का इसमें भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा कितना? के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये बन रहा है प्लस के माइनस 1, ग्रेटर देन जीरो बन रहा है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहां से के क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रहा है। एक बार इसको यही कह देते हैं समीकरण नंबर 1। माइनस बी अपॉन टू ए क्या है? देखो ग्रेटर देन 4 है। माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन 4 है, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन 4 है। माइनस बी, बी का मान कितना है यहां पर? माइनस के 8 के, ए का मान 1 है, ग्रेटर देन हो जाएगा 4, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा देखो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये के ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये भी के ग्रेटर देन 1 आ गया देखो, सही है बात। ए एफ 4 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये भी अपन देख रहे हैं। मेरे को ए का मान यहां पर 1 ही है। F4 का मतलब एक्स की जगह 4 रख दो उसमें, देखो एक्स की जगह रख देंगे 4, एक्स की जगह उसमें रख रहे हैं 4 अपन। ये आ जाएगा देखो, पूरे में 16 का भाग दे देते हैं देखो, तो यहां 1 माइनस 2 की प्लस आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। यहां से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 की प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब यहां से देखो देख क्या आएगा, इस एसएमई का वो सोल्व करना तुरंत आना चाहिए अपने को। देखो सबसे पहले यहां से इसके फैक्टर करेंगे, के बराबर 1 और 2 आएगा। तो अगर ग्रेटर देन का चिन्ह होता है तो कैसे लिखते हैं? बाहर वाले मान लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से 1 आएगा, यूनियन 2 से इनफाइनाइट आएगा। जो नए स्टूडेंट, एक बार मैं बता देता हूं, देखो सुनेंगे दोबारा, इधर सुन लेंगे। देखो एक बार एसएमई को हल करने का क्या तरीका होता है सुन लो, देखो सुनो इधर भाई, ये एसएमई का है, देखो ये एसएमई का है, ग्रेटर देन का चिन्ह है यहाँ पर एसएमई का, इसको अपन कह रहे हैं। देखो सबसे पहले के स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाते हैं, यहाँ पहले से धनात्मक है, फिर इसके अपने को गुणखंड करने होते हैं, गुणखंड करके फिर के का मान निकालना होता है। इन मानों को अपन रेखा पे अंकित करते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, देखो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। फिर हमेशा दाई तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, दाई तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे। देखो
अगर ग्रेटर देन का मान है, ग्रेटर देन है, तो वो भाग लेना है जहां पे प्लस आ रहा है। प्लस अपन देख रहे हैं यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने लिखा है माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन इंटरवल। यहां अगर बराबर का चिन्ह होता ना तब यहां तक क्लोज इंटरवल, तब अपन 1 को शामिल करते। अब यहां पे ग्रेटर देन है इसलिए ओपन इंटरवल लगाते थे, 1 को शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ही अपन इसको देख रहे हैं, देखो ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इसका अलग है। अब इन तीनों में उबेनिस्ट मान क्या है वो देखो, देखिए तीनों में कॉमन मान क्या है वो अपन देखेंगे, देखो वो उत्तर हो जाएगा। तीनों में उबेनिस्ट मान क्या आ जाएगा, उबेनिस्ट हल। यही अपन देख सकते हैं, बाकी दोबारा बना लेते हैं। देखो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया, यहां 1 ले लिया अपन ने, यहां 2 ले लिया, देख ये ले लिया। देख पहली असमीका क्या करिए, के का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। के का मान ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हो गया, देख यहां तक का वाक ये होना चाहिए। सेकंड असमीका भी यही कह रही है कि के का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फिर थर्ड असमीका ये करेगी माइनस इनफाइनाइट से होना चाहिए कहां तक, ओपन इंटरवल 1 तक। ऐसे ही ओपन इंटरवल 2 से कहां तक होना चाहिए, इनफाइनाइट तक, ये होना चाहिए। अब इनमें दोनों में उबेनिस्ट मान कौन सा आ रहा है वो देखो, देख ये जो भाग है वो उबेनिस्ट आ रहा है। तो हल क्या हो जाएगा इसका, देखो हल हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट, या अपन ऐसे कह सकते हैं के ग्रेटर देन 2। ये अगर के का मान आप ग्रेटर देन 2 लोगे तो इसके दोनों जो मूल आएंगे वो 4 से बड़े आएंगे, देख ये अपन कह सकते हैं। के का मान अगर 2 से कोई भी लेके आप बड़ा देखोगी तो दोनों मूल 4 से बड़े मिलेंगे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको, ये आप खुद बताओ। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ए का मान, क्वेश्चन है ए का मान ताकि, ए का मान ताकि 6 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों के मध्य स्थित हो, के मूलों के मध्य स्थित हो, के मध्य स्थित हो। के मूलों के मध्य स्थित हो। खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को, देखें आप लोग। यहां आपने उधर रखा, देखो ए का मान ताकि 6 समीकरण के मूलों के मध्य स्थित हो। तो दोनों मूल क्या होंगे भाई, 6 देखो दोनों मूलों के मध्य कब आएगा, 6 क्या है, दोनों मूलों के मध्य है, इसका मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अतः डी का मान हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। बी का मतलब कितना हो जाएगा, 4a माइनस 3 का स्क्वायर। ए की जगह 1 आ जाएगा, सी की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। नाइन से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 से, इसको अपन लिख सकते हैं ए माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं। वही द्विघात असमीका आ गई, द्विघात असमीका ही है, देखो कोई द्विघात असमीका है। देख अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो क्या आएगा, ए बराबर आ रहा है 0 और 6 आ रहा है, देखो तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका हल आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 6 से इनफाइनाइट, यह आएगा। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, ए एफ के लेस देन 0 होता है ना, यह आएगा। ए की जगह 1 है तो एफ 6 लेस देन 0 आ जाएगा, यह है। ए की जगह 1 आ गया, देखो अब f6 का मतलब x की जगह 6 कर दो, इसमें 36 प्लस
ये 12 हो जाएगा, देख प्लस आ जाएगा 9, ये आ जाएगा। पूरे को सोल्व करते हैं तो कितना बन रहा है, 12a प्लस 9 बन जाएगा क्या, ये आ जाएगा। 12a लेस देन आ जाएगा माइनस के 9 से, a लेस देन आ जाएगा माइनस के 3/4, ये आ जाएगा। a लेस देन माइनस के 3/4 आएगा। देख अब इन दोनों में उबेनिस्ट जो मान है वो अपन ले लेंगे। देख दोनों में जो उबेनिस्ट मान है वो लेंगे। देख इन दोनों में जो उबेनिस्ट मान है वो अपन ले लेंगे। देख यहां हो गया माइनस के 3/4, यहां पे 0, यहां पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। पहली जो है समीकरण है वो ये तो ये कह रही है कि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक होना चाहिए और 6 से होना चाहिए इनफाइनाइट तक। दूसरी समीकरण ये कह रही है कि ए का मान लेस देन होना चाहिए किससे, -3/4 से। तो दोनों में उबेनिस्ट मान अगर देखें तो उबेनिस्ट कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट उबेनिस्ट है ना। अतः इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए लेस देन -3/4, ये उत्तर है। तो इस तरीके से अपन पढ़ रहे थे। देखो द्विघात समीकरण अपने पढ़ा है, द्विघात असमीका पढ़ी है और द्विघात व्यंजक पढ़ा है। देखो अब अपन एक बिल्कुल आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो द्विपद प्रमेय, कुछ स्टूडेंट की थोड़ी पढ़ी भी हुई है लेकिन एक बार शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा अपने को दोबारा, जल्दी से अपन पढ़ेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट देंगे उसको, 130 क्वेश्चन के आसपास है, उसमें उनको सोल्व करना है आपको। जो भी नहीं आए वो अपन डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से एक कॉपी डाल लेना आप। अगर पूरे मन से अगर आप काम करोगे तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बताऊं आपको, अपन खुद थोड़ी कमी रखेंगे ना तो देखो सिलेक्शन में नहीं होगा। ये जो लिखवा रहे हैं आपको इसके अंदर है, इसको पढ़ लो पहले तो आप अच्छी तरह। कम से कम अपन 130-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिसमें अपन SR सैनी, एक जो बुक आती है एग्जाम्पलर, एक IIT की बुक है वो, और जो एक गाइड और है जिसमें इसके यूपी इसके ये KVS के DSSB के क्वेश्चन आए हुए, वो सारे मिला के अपने 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो उसको आप अलग से कॉपी डालनी है, उसके अंदर सारी क्वेश्चन करके देखने, सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, पिछले साल जो अपने ये सॉल्यूशन तैयार किए थे, प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन तैयार किए थे जितेंद्र बराला ने, मतलब वो खुद अपनी कॉपी के अंदर करता था। DSSB में उसका सिलेक्शन हो चुका है और इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में भी हो जाएगा। तो जो मेहनत करेगा उसका फल 100% मिलना तय है, निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना। वे अपन काम नहीं करे और ये सोचते नहीं कि मेरे तो अभी थोड़ा दिनमान खराब चल रही, या किस्मत थोड़ी मेरा अभी काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, तो कुछ नहीं होने वाला है ना। अब पिछले बैच में कितने लोगों को पढ़ाया, 6000 बच्चों को पढ़ाया है। मेरे को लगता नहीं किसी ने सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व किए होंगे, किसी ने भी नहीं अपनी कॉपी के अंदर किए। लास्ट में हमने ऐप के ऊपर डाल दिए थे तो वो अपने सॉल्यूशन देख लिए होंगे किसी ने, उसने खुद ने सारे सोल्व किए। जो भी नहीं आया, अब एक टीचर वो रखेंगे अपन साथ में जो ये सॉल्यूशन वगैरह के हेल्प करेगा आपकी, तो वो अब वो जैसे उनसे डिस्कस कर लेता था, मेरे को टाइम होता था मेरे से डिस्कस कर लेता था। तो सारे सॉल्यूशन जो ऐप पे पड़े हैं अभी अपने उसी की तैयार किए हुए हैं जितेंद्र बराला की। तो उसका DSSB में हो चुका है, उसने ज्वाइन भी कर लिया DSSB में, और इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में हो रहा है। समझ रहे ना बात। तो जो मेहनत करता है कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये काम करना, देखो अलग से कॉपी डालना, जितने भी अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनको सोल्व कर लो आप। तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। लास्ट में आप पूछते रहोगे क्या पढ़े, मैं कहूँ इतना काम कर लेना, एक क्लास नोट्स पढ़ लेना। अब द्विघात समीकरण काफी डिटेल में करवाया, कितना लंबा चौड़ा करवा दिया, कहां से पूछेंगे क्वेश्चन। अब इससे बाहर अगर कोई पूछेंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा कोई स्टूडेंट। भाई मैथ्स का कोई देखो वो तो है नहीं, कोई लिमिट है मैथ्स की, मैथ्स तो कोई अनंत है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर इतना पढ़ लेते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, और इसमें से अगर नहीं आएगा या नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन किसी को आएगा भी नहीं। समझ रहे ना बात। जनरली किसी को, मतलब जनरल स्टूडेंट को नहीं आएगा, ये अपन कह सकते हैं। तो नोट्स पढ़ लो आप अच्छी तरह, प्रैक्टिस सेट अपन दे रहे हैं, उनको अलग से कॉपी डालनी पड़ेगी, उनमें सोल्व करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है अपन डिस्कस करेंगे उसको, फिर अपन टेस्ट सीरीज रखेंगे। तो इतना काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो अपन नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बायनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय देख, बाइनोमियल थ्योरम।
बिल्कुल धीरे धीरे मैं इसको पढ़ा रहा हूं, समझना सारे देखो। कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जनरली अगर अपन देखें तो 2 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, केवीएस की हो, डीएसएसबी की हो, इसकी हो, कोई भी एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन द्विपद प्रमेय से पूछे जाते थे। इसाक न्यूटन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। इसाक न्यूटन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इस द्विपद प्रमेय को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को देखो क्रमचय संचय की जो बात होती है वो यहां करनी पड़ेगी देखो, क्योंकि ये बार बार अपने काम में आएगा। डिटेल में अपन वहां पे पढ़ेंगे क्रमचय संचय में। देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो एन वस्तुओं में से अगर अपने को आर वस्तुओं का चयन करना है, एन वस्तुओं में से अगर आर वस्तुओं का चयन करना है तो उसको अपन डिनोट करते हैं एनसीआर से, और उसका सूत्र ये होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये सूत्र होता है। लिख लेना जिन लोगों ने नहीं लिखा था, एनसीआर बराबर ये सूत्र होता है, अभी जरूरत पड़ेगी अपने को इसकी। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर आर की जगह मैं 0 कर दूं तब इसका मान कितना आएगा, देखो फैक्टोरियल एन नीचे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। एन सी 0 का मान 1 होता है। ऐसे ही आर की जगह अगर अपन एन कर देंगे देखो तब आएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0, इसका मान भी 1 आएगा देखो। तो याद रखो इनको सीधा, एन सी 0 का मान कितना होगा 1, एन सी एन का मान भी कितना होता है 1 होता है, 1 होगा, है ना। एनसी 1 का मान कितना आएगा, एनसी 1 का मान, एनसी 1 का मान कितना आ जाएगा, देखो एन की जगह 1 कर दो, इसमें एन की जगह अगर अपन 1 करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये आएगा। देखो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये बात जानते हो ना आप लोग, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो फैक्टोरियल एन, बड़े फैक्टोरियल को अपन छोटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये बात समझते हो क्या, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से 5 तक की संख्याओं का गुणा। फैक्टोरियल को ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 से 5 तक की क्रमागत संख्याओं का जो गुणा होता है उसको फैक्टोरियल 5 कहते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 से एन तक की संख्याओं का गुणा। 1 से एन तक की संख्याओं का गुणा है ना, उसको अपन कहते हैं फैक्टोरियल, कर्म गुणित फलन। इसका हिंदी में नाम होता है कर्म गुणित, कर्म से गुणा करना, कर्म गुणित फलन अपन कहते हैं या फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो बड़े फैक्टोरियल को अपन छोटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, नीचे ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान एन आएगा, ये आएगा। तो एक तो ये 2-3 सूत्र अपने को याद होने चाहिए। एक शॉर्ट में अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो अपने को किसी का भी मान निकालना है, 8C3 का मान निकालना है, देखो तो 8C3 का मान निकालने का देखो एक तो ये सूत्र आप लगा सकते हो। एक शॉर्ट तरीका आपको ये काम में लेना है, 8 को उल्टा लिखना है 3 स्थान तक, 8 को उल्टा लिख देंगे 3 स्थान तक। देखो 8 गुणा 7 गुणा 6, नीचे आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये आ जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल होगी, इसका मान कितना आएगा 56, 56 आ जाएगा। देखो तो जैसे 8C3 का मान निकालना है तो सीधा अपन ऐसे निकालेंगे, 8 को उल्टा लिख देंगे 3 स्थान तक, 3 को सीधा लिख देंगे। 8 को उल्टा लिख देंगे और 3 को सीधा लिख देंगे, ये अपन देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक बार नोट कर लेना आप लोग, में काम आएगा। देख यहां शॉर्ट में अपन एक बार बात कर रहे हैं। एक अपन देखो ये सूत्र भी याद रखना, एन सी आर को अपन लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। जैसे कहीं भी मान लो अपने को 10C8 का मान निकालना है, देखो 10C8 का मान निकालना है, 10C8 का मान अगर अपने को निकालना है तो अपन सीधा ही निकालेंगे किसका, 10C2 का मान निकालेंगे। 10C2 का, 10C8 का मान अगर निकालना है तो 10C2 का मान निकालेंगे। दोनों मान दोनों मान क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। देखो बात समझ रहे हो भाई, 10C8 का मतलब 10 को उल्टा 8 स्थान तक लिखेंगे, तो वो न लिख के अपन ये काम करेंगे। देखो ये करेंगे, यहां से आप देख भी सकते हो, प्रूफ की जरूरत नहीं है, बात भी करेंगे अपन इसके प्रूफ अपन। जैसे एन सी एन माइनस आर का मतलब यही तो हो गया, एन सी एन माइनस आर का मतलब हो गया फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल एन, ये आ गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एनसीआर लिख सकते हैं। तो एनसी एन माइनस आर है वो बराबर होता है किसके, एनसीआर के बराबर होता है। तो पहले तो ये याद कर लो देखिए अच्छी तरह।
अब देखो द्विपद प्रमेय का जो कंसेप्ट आया वो किस तरीके से आया, देखो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, अगर a प्लस बी के स्क्वायर को अपन a को अगर ओपन करते हैं या a प्लस बी को अगर a प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आएगा कितना b स्क्वायर आएगा, देखो यही तो आएगा। अब ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख सकता हूं 2c0 भी लिख सकता हूं एक सिमेट्री बनाने के लिए, देखो ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूं 2c1 और ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 2c2 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। अभी अपन देख रहे थे NCN का मान 1 होता है, देखो ऐसे NC0 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो यहां जो 1 था उसको मैंने 2c0 लिख दिया, 2 था उसको मैंने 2c1 लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, देखो ऐसे ही अगर अपन देखें a प्लस बी का होल क्यूब देखें, देखो तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या सूत्र होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab स्क्वायर प्लस होता है कितना b क्यूब होता है। अब ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 3c0, देखो ये जो 3 है इसको 3c1 लिख सकते हैं, देखो ये जो 3 है इसको अपन 3c2 लिख सकते हैं, देखो और ये जो 1 है इसको अपन लिख सकते हैं 3c3 लिख सकते हैं, देखो एक सिमेट्री बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो इसी से वो सूत्र आएगा। इसाक न्यूटन ने जो बताया था वो इसी सूत्र से बताया था। जनरलाइजेशन कर देते हैं, कोई भी रिजल्ट अगर प्रूव करना होता है तो मैथ्स में ये तरीका होता है, फिर 2-3 चीजों के लिए प्रूव कर दिया फिर उसको जनरलाइजेशन कर दिया उसका, तो एक रिजल्ट बन जाता है, देखो तो इसको देख के अपन देखो द्विपद प्रमेय लिख सकते हैं। पहली बात तो द्विपद प्रमेय वो देखो 2 प्रकार की होती है, यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक है तब तो अपन अलग प्रसार करते हैं और अगर n का मान नेगेटिव है तब उसका अलग प्रसार करते हैं। तो पहले अपन ये पढ़ रहे हैं यदि n पॉजिटिव इंटीजर है, यदि n धनात्मक पूर्णांक है, यदि n धनात्मक पूर्णांक है, यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो क्या सूत्र बन जाएगा, देखो इस सिमेट्री को देख के अपन इसका सूत्र लिख सकते हैं। देखो यहां क्या कर रहे हैं अपन सुनेंगे, देखो इधर कैसे लिख रहे हैं, अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो यहां देखो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 तक लिख रहे हैं। देखो a की घातें घटती जा रही हैं, देखो a की घातें घटती जा रही हैं, b की घातें क्या कर रही है बढ़ती जा रही है। देखो सभी में अपन ऐसा देख रहे हैं, यहां 3 आ रहा है सब जगह 3 आया, देखो अगर इसकी घात 3 है तो यहां सब जगह 3 आ रहा है, देखो सब जगह 3 आ रहा है, फिर 0 1 2 3 आ रहा है, देखो a की घातें घटती जा रही हैं, b की घातें बढ़ती जा रही हैं। देखो तो वैसे ही अगर अपन इसका प्रसार देखें तो क्या लिख सकते हैं इसके प्रसार को, NC0 लिख देंगे x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। x की घातें घटती जा रही हैं, a की घातें बढ़ती जा रही है, x की पावर n माइनस 2 फिर a स्क्वायर चलता जाएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा NCn a की पावर n। तो ये होता है द्विपद प्रमेय। देखो 2 पदों का अगर कोई भी मान लो इस टाइप का व्यंजक है, वो अगर उसकी किसी घात का मान निकालना है तब अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं सीधा। देखो अगर a प्लस बी की पावर 10 है तो कोई 10 बार गुणा नहीं करेंगे, सीधा अपन इससे मान निकाल लेंगे। देखो इससे मान निकालेंगे तो यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो x प्लस a की पावर n का सूत्र ही होता है। देखो NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a चलता जाएगा। देखो इसमें अगर अपन पदों की संख्या देखें तो पदों की संख्या कितनी आ गई इसमें, पदों की संख्या देखो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने पद हैं भाई। यहां से अगर अपन काउंट करें तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये n हो गया, तो यहां तक n हो गए, 1 ही हो गया। देखो पदों की संख्या n प्लस 1 ये होती है। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक है तब पदों की संख्या n प्लस 1 होती है, अगर n का मान नेगेटिव होगा ना तो आगे अपन देखेंगे पदों की संख्या अनंत आएगी फिर उसके ऊपर। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पदों की संख्या होती है n प्लस 1 होती है। देखो ये बात ठीक है। अब सबसे पहले इसका देखो 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो इसका व्यापक पद कैसे लिखते हैं, देखो जनरल टर्म, कोई सा भी अगर अपने को पद निकालना है तो वो अपन कैसे निकालते हैं, देखो व्यापक पद जनरल टर्म, व्यापक पद r प्लस 1वां जो पद है ना उसको अपन कहते हैं व्यापक पद, r प्लस 1वां जो पद है उसको अपन कहते हैं व्यापक पद। बात समझ रहे हो कि r प्लस 1वें पद को कहेंगे व्यापक पद। r प्लस 1 का मतलब जैसे मैं दूसरे पद की बात कर रहा हूं, देखो ये दूसरा पद है,
अगर इसको अपन लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, ये देखो देखिए, इस पद को अगर अपन लिख रहे हैं तो जैसे दूसरा पद लिख रहे हैं तो यहां आ रहा है देखो वन, वन आ रहा है देखो, तो आर प्लस वन पद लिखेंगे तो यहां आएगा आर, आर आएगा, एक कम आता है। जैसे अपन तीसरा पद लिख रहे हैं तो यहां दो आ रहा है देखो, तीसरा पद लिख रहे हैं तो दो आ रहा है, दूसरा पद लिख रहे हैं तो वन आ रहा है, तो आर प्लस वन पद लिखेंगे तो आर आएगा देखो। फिर होता है एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, यहां अगर वन है तो एन माइनस वन, यहां टू है तो एन माइनस टू, तो यहां हो जाएगा एन माइनस आर, साथ में आ जाएगा कितना, ए की पावर आर। इसके अंदर आप एक नियम ये देख सकते हो, देखो घातों का अगर अपन योग करेंगे तो इतना बना रहना चाहिए हमेशा, देखो प्रत्येक पद में अगर अपन इन दोनों की घातों का योग करेंगे तो यहां भी तीन आ रहा है, यहां भी तीन आ रहा है, यहां भी तीन आ रहा है, सब जगह तीन आएगा देखो, तो इनका अगर योग करें तो उतना आना चाहिए देखो, एन आना चाहिए, है ना। तो व्यापक पद कितना हो जाएगा देखो, आर प्लस वन पद है वो हो जाएगा एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, जहां पे एनसीआर को अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक कहते हैं। एनसीआर को कहते हैं द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोफिशिएंट ये कहते हैं। तो ये एक सूत्र याद कर लो, देखो कोई सा भी अगर अपने को पद निकालना है तो वो अपन इससे निकाल सकते हैं। आर प्लस वन पद निकालने का ये सूत्र है। तो नए स्टूडेंट है यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे भाई, समझेंगे अब इसको। देखो द्विपद पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो व्यापक पद निकालने का सूत्र हो जाएगा टी आर प्लस वन बराबर एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर हो जाएगा। ये अपन देख सकते हैं भाई। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो इसका प्रसार आपको पूछा गया है, कितना आएगा बताओ इसका प्रसार, करके बताओ। देखिए इसका प्रसार कितना आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का प्रसार बताओ कितना आएगा। जिन स्टूडेंट की पढ़ी हुई हो थोड़ा रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लो साथ साथ। देख सकते हैं अपन कितना आ जाएगा इसका प्रसार। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, सूत्र होता है एन सी जीरो होता है, फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर, फोर सी वन एक्स की पावर थ्री, एक्स की घातें घटती जाएंगी, वन अपॉन एक्स की घातें बढ़ती जाएंगी भाई। फोर सी टू एक्स की घातें घटती जाएंगी, वन अपॉन एक्स की घातें बढ़ती जाएंगी भाई। ये आएगा भाई। फोर सी जीरो का मान वन हो जाएगा। देखो फोर सी वन का मान कितना होता है, फोर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई। आ जाएगा नहीं। यहां से अगर अपन देखें तो फोर सी टू का मान कितना होता है, देखो फोर सी टू का मान कितना हो जाएगा, चार को उल्टा लिख दो दो स्थान तक, दो को सीधा लिख देंगे भाई, तो इसका मान आएगा 6। यहां से बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो रहा है। देखो फोर सी थ्री का मान किसके बराबर आएगा, फोर सी वन के बराबर, साथ में आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फोर सी फोर का मान वन होता ही है, तो वन अपॉन एक्स की पावर फोर आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं इसकी घात चार थी तो पद कितने आ गए, पांच, पांच आ गए। द्विपद प्रमेय के अंदर अपन जानते हैं, देखो प्रारंभ से और अंत से समान दूरी वाले पदों के गुणांक है वो समान ही रहते हैं। यहां पर देख रहे हैं, देखो पहले पद का गुणांक एक आ रहा है, लास्ट पद का गुणांक भी एक आ रहा है, इससे इधर चलो इससे इधर चलो सेम ही गुणांक आ रहे हैं। द्विपद प्रमेय में समान दूरी, प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों के गुणांक हमेशा समान ही रहेंगे। लिख लो ये बात, लिखो तो द्विपद प्रमेय में द्विपद प्रसार तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है वैसे तो। द्विपद प्रसार में प्रारंभ व अंत से समान दूरी वाले पदों, समान दूरी वाले पदों के गुणांक समान होते हैं। समान दूरी वाले पदों के गुणांक क्या होते हैं, समान होते हैं। ये अपन देख सकते हैं, देखो यहां पर
कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए। कोई भी क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, मान लो मैंने लिख दिया 2x² -1/2 अंडर रूट एक्स की पावर ले लिया अपन ने 6 या 8 ले लिया, का अपने को चौथा पद पूछा गया है। इसका चौथा पद अपने को पूछा गया है। चौथे पद का मतलब T4 हो गया। देखो T4 सूत्र अभी अपने लिखा था, देखो क्या सूत्र होता है, r+1वां पद निकालने का सूत्र होता है NCR x की पावर n-r a की पावर r, ये सूत्र होता है। देखो अब अपने को चौथा पद निकालना है, देखो चौथा पद ये निकालना है। देखो इससे कंपेयर करेंगे, देखो इससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, देखो इसके तो r का मान कितना हो गया 3, जो भी पद लिख रहे हैं उससे एक कम होगा r का मान, जो भी पद अपन लिखते हैं उससे एक कम होता है r का मान, तो r का मान कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा @C3 आ गया। देखो @C3 आ गया। देखो x की जगह आ गया कितना, देखो 2x², यहां आ जाएगा -1/2 अंडर रूट एक्स की पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतना आएगा। @C3 को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6, 1 गुणा 2 गुणा 3, यहां से बन रहा है 2 की पावर कितना बन जाएगा ये 5, यानी 32 हो जाएगा क्या, चलो ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 5 एक बार। x की पावर कितना हो जाएगा 10, माइनस भी आएगा साथ में, माइनस नीचे आएगा 2 की पावर 3 और x की पावर हो जाएगा 3/2, 2 की पावर 3 से ये कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, कितना बन रहा है देखो ये कैंसिल हो ही रहा है, इससे कितना हो जाएगा ये पूरा -224, x की पावर कितना हो जाएगा 10 - 3/2, यानी ये उत्तर आएगा -224, x की पावर हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा, इतना इसका उत्तर आएगा। चौथा पद अपने को यहां पूछा गया था, देखो चौथा पद अपने को पूछा गया था, तो r का मान कितना हो गया 3 हो गया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए एकदम धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, देखो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, जो भी समझ में नहीं आए पूछ सकते हो आप। चौथा पद अपने को पूछा गया था, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को किया। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन ये दे रखा है 1/2 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/5 की पावर 8 के प्रसार में अपने को पांचवा पद पूछा गया है। T5 का मान अपने को पूछा गया है। पांचवा पद यहां पे अपने को पूछा गया है, खुद करके देखो आप लोग, पांचवा पद यहां पे अपने को पूछा गया है। तो r का मान कितना हो गया 4 @C4, यहां आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/3 की पावर आएगा 8 - 7, x की पावर आ जाएगा -1/5 की पावर 4, यह आएगा। @C4 को सोल्व करेंगे तो 8 को उल्टा लिख देंगे 4 स्थान तक, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, नीचे आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यह आएगा 1/2 की पावर बन जाएगा 4, x की पावर बन जाएगा 4/3, यह आ जाएगा। यहां x की पावर आ रहा है -4/5, यह आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है देखो, और ये कितना बन जाएगा 16 बनेगा, ये
तो ये 2 आ जाएगा। तो यहां से आ रहा है कितना, ये 35/8, 35/8। एक्स की पावर कितना बन जाएगा ये, 8/8/15। ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो तो कोई भी पद अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो क्या, देखो देखिए भाई 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, तो आर का मान 1 कम हो जाएगा, फिर अपने को सूत्र लगाना है, उसको सोल्व करना अच्छी तरह। देखो करके देखो जल्दी से ही। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये घर से करके लाना आप। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो √xy3 + 3/2x² की पावर 10 के प्रसार में छठा पद आपको पूछा गया है, करके देख लेना बाद में। छठा पद पूछेंगे तो आर का मान 5 हो जाएगा, और सोल्व करना, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, कर लोगे ना बाद में, करके देखना इसमें। तो एक बात तो अपन ये की है, देखो द्विपद प्रमेय की अपन बात कर रहे थे, x + a की पावर n का प्रसार कैसे लिखते हैं, तो वो याद करना। देखो फिर अपन ने बात की थी व्यापक पद, r+1वां पद कैसे याद करते हैं। देखो उसके बाद में देखो मध्य पद, मिडल टर्म, मध्य पद, मिडल टर्म, मध्य पद। पहले तो मैं एक सूत्र लिख रहा हूं और फिर वैसे समझाता हूं। देखो मध्य पद कैसे निकालता है, x + a की पावर n के प्रसार, मध्य पद। तो मध्य पद का सूत्र ये होता है, देखो n अगर सम है तब तो कैसे लिखेंगे, और n अगर विषम है, ओड है, तब कैसे लिखेंगे। n सम है तब तो मध्य पद ये आता है, कैसे आता है वो देखेंगे अभी अपन। n अगर सम है तब मध्य पद आता है ny2 + 1वां पद, ये आएगा ny2 + 1वां पद। और n अगर विषम है, n अगर विषम है तब मध्य पद होता है n + 1/2वां पद और n + 3/2। ये होता है। कैसे आता है वो अभी अपन देखते हैं। नहीं यानी जब भी मध्य पद निकालना होगा अपन ये देखेंगे सम है या विषम है। n अगर सम है तब तो मध्य पद हो जाएगा ny2 + 1वां पद, अगर n विषम है तब मध्य पद ये आ जाएगा। तब मध्य पद ये आएगा। ये आ जाएगा। एक बार सारे इधर सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, देखो कैसे आता है, कैसे आता है वो अपन थोड़ा देख रहे हैं। देखो अगर n मान लो सम है तो टोटल इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, n + 1 होती है। और n + 1 क्या बन जाएगा, देखो n + 1 बन जाएगा विषम। और जब अगर पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद कैसे देखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये 5 पद ले लिए, देखो मान लो मैंने ये 5 पद ले ली। अब अगर अपने को मध्य पद देखना है तो इन 5 पदों में मध्य पद कौन सा है, ये पद ही तो है, तीसरा पद ही तो है। तो टोटल पदों की संख्या 5 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो तीसरे पद को लिख सकता हूं मैं 5 + 1/2 लिख सकता हूं। यानी अगर पदों की संख्या 5 है तो मध्य पद देखने के लिए क्या करोगे, अगर पदों की संख्या विषम है जैसे 5 है तो मध्य पद देखने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे अपन, तब ये मध्य पद आएगा। देखो तब ये मध्य पद आएगा। तो यहां भी देखो n + 1 क्या है, विषम है। n + 1 अगर विषम है तो मध्य पद देखने के लिए अपन क्या करेंगे, n + 1 में 1 जोड़ के और उसमें 2 का भाग देंगे। देखो उसमें 2 का भाग देंगे, जैसे यहां 5 में 1 जोड़ के 2 का भाग दिया अपन, वैसे n + 1 में 1 जोड़ के और फिर 2 का भाग देंगे। देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ny2 + 1 बनेगा। देखो तो अगर n सम है तो मध्य पद आ गया ny2 + 1 भाई n का मान तो सम है ना, पदों की संख्या विषम हुई है वो तो, n का मान सम है लेकिन पदों की संख्या एक ज्यादा होती है तो पदों की संख्या विषम होगी। देखो और पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद को कितना हो जाएगा, जितने पद होते हैं उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग देते हैं। देखो
तो n+1 में अपने 1 जोड़ के फिर 2 का भाग दे दिया, तो ny2+1 आ गया, देखो मध्य पद। ये सही बात। ऐसे ही n अगर मान लो ये है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, n अगर विषम है तब पदों की संख्या कितनी आएगी? पदों की संख्या n+1 यानी कितनी आएगी? सम, E1 आएगी, देखो सम आएगी देखो। और पदों की संख्या अगर सम होती है तो मध्य पद कैसे देखते हैं? जैसे मान लो 4 पद हैं, अब मध्य पद कौन कौन से हो गए? ये पद हो गया और ये पद हो गया, देखो। तो इस पद को तो अपन कह सकते हैं 4/2, और इस पद को अपन कह सकते हैं 4/2 + 1, ये कह सकते हैं देखो। अगर पदों की संख्या सम होती है तो मध्य पद कैसे देखते हैं? टोटल पदों में 2 का भाग देते हैं। तो यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? टोटल पदों में 2 का भाग दे देता हूं, देखो। टोटल पदों में 2 का भाग दे देता हूं, देखो। और दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल पदों में 2 का भाग देके उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहां भी अपन ने n+1 में 2 का भाग दे दिया, फिर 1 जोड़ दिया, देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? n+1/2, और ये आएगा n+3/2, ये आएगा। तो अपने को सीधा सीधा याद रखना, देखो n अगर विषम है तब तो मध्य पद ये आएंगे, देखो। और n अगर सम है तब मध्य पद इतना आएगा, ny2+1 वह पद आ जाएगा। लिख लो भाई, थोड़ा थोड़ा लिख लो या करो इनको साथ साथ, ये साइड में लिख लो थोड़ा, आप समझ में आ जाएगा जिससे। तो सीधा सीधा एक बार याद कर लो, देखो n अगर सम होता है तब तो मध्य पद होता है ny2+1 वह पद। n अगर विषम होता है तब मध्य पद होता है n+1/2, n+3/2 वह पद, ये होता है भाई। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने ये लिख दिया x+1/x⁻10 के प्रसार में मध्य पद क्या आएगा? के प्रसार में मध्य पद पूछा गया है, के प्रसार में मध्य पद पूछा गया है। यहां अगर अपन देखें तो देखो n का मान कितना है? n का मान है 10, जो कि क्या है? सम। अगर n का मान सम होता है तो मध्य पद का सूत्र क्या होता है? ny2+1 होता है। अगर n सम हो तो मध्य पद होता है ny2+1, यानी कितना हो जाएगा? 10/2 + 1, यानी 6, 6वां पद मध्य पद आ जाएगा। छठा पद है वो मध्य पद आएगा, देखो। अब छठा पद निकाल सकते होगे आप लोग, कैसे निकालोगे छठा पद? छठा पद अगर अपने को निकालना है तो हो जाएगा 10c5, r का मान 1 कम हो जाएगा, देखो। पद संख्या से r का मान 1 कम हो जाएगा, यहां x की पावर हो जाएगा 10 - 5, 1/x की पावर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 10c5, 10c5। 10c5 का मतलब हो गया, 10 को उल्टा लिख दो 5 स्थान तक, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 1 गुणा 2 गुणा लिखो ही, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 252 आ रहा है, 252 आ जाएगा, 252 आ गया। तो इसके प्रसार में अपने को मध्य पद यहां पूछा गया था, देखो। तो सबसे पहले ये देखेंगे सम में या विषम में, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, देखो। संस्कृत एजुकेशन की जो अभी एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया मध्य पद का, अभी मैं लिखता हूं, देख। संस्कृत एजुकेशन की जो एग्जाम हुई थी वहां पूछा गया था, देख। ये क्वेश्चन था, देख। 2x² दे रखा था 3, 3 दे रखा था 2x² की पावर 10 के प्रसार में अपने को मध्य पद पूछा गया है। के प्रसार में अपने को मध्य पद पूछा गया था, देखो। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ आप कह रहे हो पेपर डिफिकल्ट आ गया, देखो। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, देखो। अब एग्जाम में आए क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में आसानी थे, देखो। क्वेश्चन के प्रसार में मध्य पद अपने को पूछा गया था, देखो। सेम वही क्वेश्चन है। n बराबर कितना है? देखो 10, 10 का मतलब हो गया सब, तो मध्य पद आ जाएगा 10/2 + 1,
यानी छठा पद आ जाएगा, ये अपन देख सकते हैं, छठा पद आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, उतने यार 252, वो सेम ही तो हो गया वैसे। चलो कोई बात, 10c5 हो जाएगा, यहां बन जाएगा 2x² अपॉन 3, वो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 10 माइनस 5, 3/2x² की पावर 5 हो जाएगा। ये स्टेप दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 10c5 आएगा, और 10c5 का मान हो जाएगा कितना, 252, ये आएगा। कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, देखो यही सामान्य क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन और करके देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे देखो 3x माइनस x³ अपॉन 6 की पावर 9 के प्रसार में मध्य पद क्या आएगा बताओ, देखिए के प्रसार में मध्य पद अपने को पूछा गया। बताओ बताओ करके देखो आप, क्या आएगा मध्य पद, रफ ओपी में करके देखो जिन लोगों ने पहले कर लिया था वो। देखो यहां पर देख सकते हैं n बराबर कितना है, देखो 9, विषम है, और विषम है तो मध्य पद कितना आ जाएगा, मध्य पद दो पद होंगे, देखो एक तो हो जाएगा n+1/2 पद, और एक हो जाएगा n+3/2 पद, यानी कौन सा हो जाएगा, पांचवा और छठ। निकाल लेना, बाद में करके देख लेना, पांचवा पद अपन निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल के देखो, देखिए T5 अगर निकालना है तो NC4, 9C4 आ जाएगा, R का मान एक कम हो जाएगा, यहां बन जाएगा 3x 9 - 4, सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की, देखो यहां जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। करके देखो भी सारे, 9C4 का मान कितना आ जाएगा, 9 को उल्टा लिखेंगे 4 स्थान तक, नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3 की पावर हो जाएगा 5, x की पावर 5, ये आ जाएगा। देखो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6 की पावर 4, पूरी कैलकुलेशन करो, देख कितना आता है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे 2 बन रहा है, देखो है ना, ये बन जाएगा कितना, 9 गुणा 2 गुणा 7, 3 की पावर 5, इसको 2 गुणा 3 लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर आ जाएगा 17, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो एक तो, और यहां अगर अपन देखें तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, पूरे को सोल्व कर रहे हैं, कितना बन रही, x की पावर 17। ऐसे वो छठा पद और निकाल के देख लो, जल्दी से निकालो अपनी कॉपी में सारे, देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, भी सब निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा बस करके देखो एक बार, सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी की है। कितना आ रहा है छठा पद, -21/16, सभी के ये आ रहा है क्या, देखो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। मध्य पद का क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, देखो मैं बताऊं जैसे क्वेश्चन, थोड़ी फास्ट करो कैलकुलेशन। देखो आरपीएससी में बार बार मध्य पद का क्वेश्चन पूछा गया है, देखो टेस्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस 1/x की पावर 2 है के प्रसार में मध्य पद क्या हो? x प्लस 1/x की पावर 2n की प्रसार में मध्य पद क्या होगा ये पूछा गया था। या n बराबर 2n है, किसी भी संख्या को अगर अपन 2 से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या बन जाती है। किसी भी संख्या को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगी। सही है कि बात? तो मध्य पद कितना आ जाएगा? मध्य पद हो जाएगा 2ny2 प्लस 1, ये हो जाएगा। मध्य पद आ जाएगा n+1 हुआ पद आ जाएगा मध्य पद। अब n+1 हुआ पद अगर अपन निकालते हैं, मध्य पद आ जाएगा n+1 हुआ पद। n+1 हुआ पद निकालेंगे तो कितना आएगा? 2n, r का मान n हो गया, देखो 2n/cn, x की पावर हो जाएगा कितना? 2n माइनस है, और 1/x की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, इसका उत्तर आ जाएगा 2n/cn। आगे इसको और भी सोल्व किया जा सकता है, करेंगे अभी अपन आगे वाले जब क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें यहां तक ही पूछा गया था, आगे इसको अपन डिफाइन करके फिर सोल्व भी कर सकते हैं आगे। तो उत्तर आ जाएगा इसका कितना? 2n/cn आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आगे अगर इसको आप सोल्व करना चाहो या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वहां पे, वहां करेंगे अपन। 2n/cn इसका उत्तर आएगा। सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था, मध्य पद का क्वेश्चन बार बार पूछा गया। सेकंड ग्रेड 2013 में ये पूछा गया था 1 + 3x + 3x² + x³ की पावर दे रखा था 6 दे रखा था के प्रसार में मध्य पद कौन सा है ये पूछा गया था। मध्य पद कौन सा है ये पूछा गया था, ये पूछा गया था। देखो सबसे पहले तो इसको अपने को द्विपद प्रमेय की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द्विपद प्रमेय तभी लगाएंगे जब दो पद होंगे। यहाँ पे यहां देखो 4 पद आ रहे हैं, तो द्विपद प्रमेय बनाने के लिए देखो ये देखिए किसका फॉर्मूला है? 1 + 3x + 3x² + x³ है, ये फॉर्मूला है 1 + x के होल क्यूब का। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं 1 + 3x + 3x², इसको अपन लिख सकते हैं 1 + x का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 + x की पावर बनेगा 18 बनेगा, ये बनेगा। तो n का मान कितना हो गया? यहाँ पे देखो 18 हो गया। 18 का मतलब सम हो गया, सम हो गया। और अगर n का मान सम है तो मध्य पद कितना आ जाएगा? 18/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा? 10, 10वां पद हो जाएगा। मध्य पद आएगा 10वां पद आएगा। यही पूछा गया था कि कौन सा पद मध्य पद होगा, तो 10वां पद मध्य पद हो जाएगा। बाकी निकाल के देखना है तो 10वां पद निकाल भी सकते हैं मन। 10वां पद कितना आ जाएगा? 18 ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो 1 की पावर आ जाएगा 18 माइनस 9, और x की पावर 9 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 18 x की पावर, ये उत्तर हो जाएगा। अगर बड़ी कैलकुलेशन होती है तो कई बार उत्तर इस फॉर्म में भी मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि सोल्व ही करना पड़ेगा उसको। ये उत्तर हो गया। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये पूछा गया था। देख की पावर n दे रखा, की पावर 2n दे रखा, के प्रसार में मध्य पद पूछा गया था। सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को भी। के प्रसार में मध्य पद यहां पे पूछा गया था। क्या लिख सकते हैं बताओ, किसका सूत्र है? 1 - x के होल क्यूब का सूत्र है।
तो यहां पे बन जाएगा ये 1 माइनस एक्स की पावर 6 है, आ जाएगा। तो n बराबर हो गया कितना 6n। किसी भी संख्या को अगर इससे गुणा करेंगे तो सम आएगा, देख तो मध्य पद अपन देख सकते हैं, ये आ जाएगा 6n/2 + 1, यानी आ जाएगा 3n+1, ये आ जाएगा। अब निकालना है तो निकाल के देख सकते हैं, देखो निकाल भी सकते हैं अपन ये पद। n की जगह तो कितना हो गया, देखो 6n हो गया, c r की जगह कितना हो जाएगा 3n, जो भी पद संख्या उससे कम होगा, 1 की पावर हो जाएगा कितना 3n, और माइनस एक्स की पावर भी हो जाएगा 3n। ये -1 अपन लिख सकते हैं, साथ में आ जाएगा एक्स की पावर, ये उत्तर आएगा। इस तरीके से अपन बता सकते हैं, देखो इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं, देखो, ठीक है, अभी हो नहीं पाएगा।